Hello students, here is me Achal Rajvanshi. Welcome to our YouTube channel Commerce Solution. स्टूडेंट, जैसा आपको पता ही है हम 11th क्लास के बिज़नेस कर रहे हैं। इससे पहले हमने कॉमर्स के फंक्शंस देखे थे और आज हम देखेंगे कि कॉमर्स की जो सब ब्रांचेज हैं वो क्या हैं। दो ब्रांचेज हैं, एक है ट्रेड और है एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सही है। ट्रेड क्या होता है और ऑक्सिलरीज। ट्रेड का मतलब जब हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज। सही है। जब हम परचेज और सेलिंग या परचेज कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज का, दैट इज कॉल्ड ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब क्या है, आपके जो ट्रेड को, आपके जो बिजनेस को इजी बनाने का काम करता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, या ट्रेड को स्मूथ फंक्शनिंग देने का काम करता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। आपका काम, आपका जो ट्रेड है वो आसान बन जाए, ये काम है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का। सबसे पहले ट्रेड के दो पार्ट आते हैं, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब जो हमारी जोग्राफिकल बाउंड्री, या हमारे कह सकते हैं इंडिया के अंदर ही, सही है, होता है ट्रेड, वो क्या कहलाता है इंटरनल ट्रेड, जो हमारे इंडिया की जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर ही होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। दो होते हैं, एक होता है होलसेल ट्रेड और एक होता है रिटेल ट्रेड। एक होता है होलसेल ट्रेड और एक होता है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड में क्या होता है, होलसेलर क्या करता है, लार्ज क्वांटिटी में परचेज करता है। क्या करता है, प्रोडक्ट या स्टॉक लार्ज क्वांटिटी में परचेज करता है। किससे परचेज करता है, मैन्युफैक्चरर से। जो मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्ट को, उससे लार्ज क्वांटिटी में क्या करता है, परचेज करता है। कौन, होलसेलर। और हमेशा होलसेलर अपने पास लार्ज क्वांटिटी में क्या रखता है, अपने पास हमेशा उसके पास स्टॉक रहता है इन अ लार्ज क्वांटिटी। क्योंकि ये जो रिटेलर होते हैं, जो छोटे छोटे रिटेलर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ले जाते रहते हैं सामान को, या प्रोडक्ट कह सकते हैं, उन्हें ले जाते रहते हैं। और रिटेलर स्मॉल क्वांटिटी में अपने पास हमेशा स्टॉक रखते हैं। और फाइनली जो फाइनल कंज्यूमर्स को देना होता है, जो फाइनल बायर्स होते हैं, उनको कौन देता है, उनको कौन देते हैं, रिटेलर। रिटेलर हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में ले जाते हैं होलसेलर से प्रोडक्ट, और होलसेलर हमेशा लार्ज क्वांटिटी में अपने पास स्टॉक रखते हैं। किन से लेते हैं, मैन्युफैक्चरर से। और रिटेलर क्या करते हैं, रिटेलर होलसेलर से परचेज करते हैं इन द मीडियम क्वांटिटी। और जो कंज्यूमर होते हैं या कंज्यूमर्स होते हैं, उन्हें क्या, फाइनल बायर्स होते हैं, उन्हें क्या देते हैं, ये प्रोडक्ट देते हैं, जो फाइनल बायर्स होते हैं। अब आप स्टेशनरी की दुकान पे जा रहे हैं, मार्कर लेने जा रहे हैं, किससे लेने जा रहे हैं, वो रिटेलर ही तो हैं। सही है। तो हम उनसे लेने जा रहे हैं, दे आर रिटेलर। हम उन्हें स्मॉल क्वांटिटी में लें या ज़्यादा क्वांटिटी में लें, वो अपने पास एक लिमिटेड स्टॉक रखते हैं, बट ये हमेशा अपने पास लार्ज स्टॉक रखते हैं। आई होप होलसेल और रिटेल ट्रेड आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा आता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। इंपोर्ट आपको पता ही है कि इंपोर्ट क्या होता है, आप बहुत साल से पढ़ते आ रहे हैं, तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं। इंपोर्ट क्या, फिर बता देता हूँ। जब हम क्या करते हैं, दूसरी कंट्री से परचेज करके अपनी कंट्री में लाते हैं। जैसे हमने क्या करा, हमें वो क्रैकर्स चाहिए थे, क्रैकर्स पटाखे चाहिए थे, और हमने क्या करा, चाइना से परचेज करें। चाइना से परचेज करें इन वॉट एवर द क्वांटिटी, लार्ज में करें स्मॉल में करें, वो मतलब नहीं है। हमने क्या करा, हमने परचेज करे दूसरी कंट्री से और अपनी कंट्री में मंगाए। एक्सपोर्ट, जब हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं दूसरी कंट्री में, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। इंटरपोर्ट वो होता है जब मैंने मुझे क्या करना था, मार्कर परचेज करके दूसरी कंट्री को देने थे। मैंने देखा कि चाइना में ये मार्कर 15 रुपये का मिल रहा है। मैंने देखा ये चाइना में ये जो मार्कर है ये 15 रुपये का मिल रहा है, और वही मार्कर हमारी इंडिया में 20 रुपये का था। वही मार्कर इंडिया में 20 रुपये का था, यही मार्कर। तो मैंने क्या सोचा कि मैं ये मार्कर परचेज करता हूँ चाइना से, और फिर इसे एक्सपोर्ट कर देता हूँ नेपाल, भूटान में। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ, मैंने बीच में प्रॉफिट अर्न करा। पहले मैंने इंपोर्ट करा, कहाँ से, चाइना से इंपोर्ट करा, फिर मैंने एक्सपोर्ट कर दिया दूसरी कंट्री में।
मैं क्या बन गया यहाँ पे, एक मीडिएटर का काम करा, और पहले मैंने इंपोर्ट करा, फिर मैंने एक्सपोर्ट करा। तो इस बीच क्या आ गया, 2 पॉइंट हो गए इंटरपोर्ट में। पहले हमने इंपोर्ट करा, मैंने चाइना से इंपोर्ट करा क्या, मार्कर्स, फिर मैंने एक्सपोर्ट कर दिए मार्कर, कहाँ पे, नेपाल, भूटान। तो मुझे बीच में क्या हो मिला, प्रॉफिट। तो मैंने आपको 2 पॉइंट समझा दिया। यहाँ पे आ जाता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब होता क्या है, दे आर प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू द ट्रेड। अब आपको पता है जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन की सबसे बड़ी फ़ायदा क्या होता है, अब आपको पता है कि जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल होता है एक जगह बनता है और दूसरी जगह उसका प्रोडक्शन होता है। अगर मैं ये कह दूं कि शामली में क्या होता है, चीनी का प्रोडक्शन होता है, सही है, और शामली में गन्ने का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, मुजफ्फरनगर में गन्ने का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, या हम कह सकते हैं यूपी की बहुत सारी सिटीज़ में, डिस्ट्रिक्ट्स में गन्ने का प्रोडक्शन या शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और यहीं पे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ से शुगर केन दूसरी स्टेट्स में जाता है या दूसरी जगह पे जाता है, और वहाँ जाके क्या बनता है, उसका चीनी बनती है। वहाँ जाके क्या बनती है, चीनी बनती है, शुगर कह सकते हैं। तो हमारे यहाँ रॉ मटेरियल बना और दूसरी जगह जाके फिनिश्ड गुड बना, जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, वहाँ जाके फिनिश्ड गुड बना। तो इस बीच हमारा रॉ मटेरियल दूसरी जगह कैसे जाएगा, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कम्युनिकेशन भी ज़रूरी है। अगर कम्युनिकेशन ना हो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, या होलसेलर और रिटेलर के बीच में, तो आपका कहीं ना कहीं जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाएगा। जैसे पोस्टल सर्विसेज होती हैं, टेलीफोन है आपका, दीज आर दी वेज टू कम्युनिकेट। ये कम्युनिकेशन करता है किन किन के बीच में, किन किन के बीच में, आपका प्रोड्यूसर एंड योर कंज्यूमर, या होलसेलर एंड रिटेलर। वैसे ही इन्होंने यहाँ बताया जो आसाम है, आसाम में क्या बनती है, टी बनती है, और वो टी पूरी ऑल ओवर इंडिया में क्या होती है, जाती है। वो कौन पहुँचाता है, यहाँ तो मैंने एमपी का एग्जांपल लिया। जो आसाम में बनती है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपकी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है। किसके द्वारा, ट्रांसपोर्टेशंस के द्वारा, ट्रांसपोर्ट के द्वारा। अगर ट्रांसपोर्ट ना होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि हम एक जगह माल बन रहा है और वो कंज्यूम होगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो एक प्लेस से दूसरी जगह जाना इट बिकम इम्पॉसिबल। तो ये आपका यहाँ पे हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, ये जो ऑब्स्टिकल ऑफ प्लेस है, जो ऑब्स्टिकल आते हैं, जो प्रॉब्लम आती है, उनको क्या कर देता है, सॉल्व कर देता है कौन, ट्रांसपोर्ट। दूसरा आ जाता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का काम क्या होता है, इंश्योरेंस का काम, अब आपको पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है बिज़नेस में, बहुत सारे रिस्क होते हैं। रिस्क क्या होते हैं, कहीं फायर लगी, कहीं मेरा एक बिज़नेस है या किसी का बिज़नेस है तो वहाँ पे एक आग लग गई, उसके सारे प्रोडक्ट्स, उसका बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर उसने फायर इंश्योरेंस करा रखा है तो रिकवर कर सकता है, वहाँ से कर सकता है, नहीं कर सकता है। अगर उसके यहाँ थेफ्ट, उसने अगर थेफ्ट इंश्योरेंस करा रखा है और किसी वजह से थेफ्ट हो जाता है या चोरी हो जाती है तो वो क्लेम ले सकता है, किनसे, इंश्योरेंस कंपनी से। जितना बड़ा लॉस होने वाला होता है या इतना बड़ा रिस्क होने वाला होता है उससे रिकवर हो जाता है बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे हिंड्रेंस, ये जो ऑब्स्टिकल्स या जो परेशानी या प्रॉब्लम आने वाली थी किसकी, लॉस की या रिस्क जो आने वाला था, उस ऑब्स्टिकल को किसने ख़त्म कर दिया, इंश्योरेंस ने। सपोज़ मेरी शिप जा रही है और उस शिप में मेरे प्रोडक्ट्स हैं, सही है, पूरी शिप भरी हुई है। अगर मैंने मैरीन इंश्योरेंस करवा रखा है, मैरीन का मतलब मैरीन इंश्योरेंस एक वो इंश्योरेंस होता है अगर हमारे पानी में, समुद्र में कुछ भी नुकसान हो जाता है तो वहाँ पे उस नुकसान की भरपाई कौन करता है, इंश्योरेंस कंपनी करती है। तो उस जगह जो मेरे भी लॉस, जो भी लॉस होंगे वो कौन कवर करेगा, इंश्योरेंस कंपनी। दूसरा आ जाता है
बैंकिंग, यहाँ पे गलत आ गया, बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस आना था यहाँ पे। और अगर मैं ये देखता हूँ एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, एक बिज़नेस को चलाने के लिए, या बिज़नेस की जो डेली डे टू डे नीड होती है फाइनेंस की, आपको पता है डे टू डे कोई ना कोई खर्चा होता है बिज़नेस को चलाने के लिए, और जो उसकी डे टू डे नीड है वो कौन हेल्प करता है? एक बैंक कर सकता है। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, बैंक से फाइनेंस ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, और डेली बेसिस पे कैश ट्रांजैक्शन करते हैं। बैंक जो होता है हमारी जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है उन्हें सॉल्व करने में हेल्प आउट करता है, जैसा आपको पता ही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक्सपोर्ट करवाना है अपना प्रोडक्ट, मुझे मार्केट्स को एक्सपोर्ट कराना है भूटान में। वहाँ से जो ट्रांजैक्शन होगी बैंक टू बैंक होगी, मैं उनसे कैश पेमेंट तो लेने नहीं जाऊँगा, तो बैंक क्या करेगी, हेल्प आउट करेगी। क्या हेल्प आउट करेगी? उनसे पैसे लेने में। और अगर आप देखें कि अगर मुझे क्या करना है, मुझे अपनी शेयर मार्केट बढ़ाना है, तो बैंक इसमें हेल्प आउट करता है। बहुत जगह पे अपने बिजनेस को ग्रोथ करने में हमें क्या चाहिए होता है, फाइनेंस। और फाइनेंस कहाँ से मिलता है? हमें बैंक से मिलता है। अब बात आती है वेयर हाउसिंग। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो आपका टाइम का, हमने क्या देखा यहाँ पे, हमारी जो हिंड्रेंस थी, फाइनेंस का जो हिंड्रेंस थी, या फाइनेंस जो मनी की जो हिंड्रेंस थी, मनी की जो प्रॉब्लम थी, वो किसने सॉल्व कर दी? बैंकिंग ने। अब बात आ जाती है टाइम, बात आ जाती है टाइम की। सही है। टाइम का मतलब एक फार्मर है, एक किसान है जो गन्ने को बनाता है, या गन्ने की प्रोडक्शन करता है, और उसकी जो गन्ने का जो रेट है मार्केट में वो बहुत ही कम है। क्या करता है जो गन्ना किसान है, वो क्या करता है, अपने गन्नों को एक वेयर हाउसेज में स्टोर करके रखता है। पर जो गरीब किसान होगा वो कैसे कर लेगा? नहीं कर सकता ना। क्यों करके रखते हैं? सपोज़ मेरी मार्च में प्रोडक्शन हो गई किसकी, गन्ने की, पर अगर मैं उसी मार्च में बेचता हूँ तो मेरे जो कॉस्ट प्राइस है, जो मेरी कॉस्ट है, वो भी कवर नहीं हो रही इसमें। तो मैं क्या वेट करता हूँ? जून का आने का, ये जुलाई के आने का वेट करता हूँ। तो उस बीच जो उस टाइम का गैप है, उस टाइम के गैप के बीच में तो मेरा गन्ना ख़राब हो जाएगा। तो उस बीच में अपने गन्ने को कहाँ रखूँगा? वेयर हाउसेज में। तो जो टाइम का गैप है, वो टाइम का गैप कौन रिड्यूस करता है? वेयर हाउसेज। सही है। 3 महीने 4 महीने में गन्ने को कहाँ स्टोर करके रख सकता हूँ? वेयर हाउसेज में। फिर उन्हें मैं क्या कर दूंगा? सेल आउट कर दूंगा। कहाँ सेल आउट कर दूंगा मैम? मार्केट में। अब बात आ जाती है एडवर्टीजमेंट की। एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है? अब आपको पता है हमें क्या चाहिए होता है? प्रचार करना होता है। यहाँ पे हमने हिंड्रेंस ऑफ टाइम देखा, जो ऑब्स्टिकल्स आता है टाइम का, वो हमने यहाँ देखा, वो कवर हो जाता है बिकॉज ऑफ वेयर हाउसेज। हमने यहाँ पे प्रॉपर देख लिया। हम क्या कर सकते हैं? अपने प्रोडक्ट को, जो अपना प्रोडक्ट है, जो हमने प्रोडक्शन करा है, वो ख़राब ना हो जाए, इस वजह से हम कहाँ रखते हैं? वेयर हाउसेज में। जब उनका अच्छा रेट मिलने लगता है, हम उन्हें क्या निकाल देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। अब बात आती है एडवर्टीज़मेंट की। आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पे जो एडवर्टीज़मेंट होता है वो क्या करता है? हमारे बिज़नेस की ग्रोथ करता है। कोई भी बिज़नेस है वो स्टार्ट हुआ है तो उसे प्रचार की ज़रूरत है। अगर प्रचार नहीं होगा तो बिज़नेस नहीं चल सकता। तो एडवर्टीज़मेंट क्या करता है? हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब जो पूरे मार्केट में आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कैसे करता है, वो कौन होता है? एडवर्टीज़मेंट। जैसे बाय टीवीज़, होर्डिंग्स एंड रेडियो। 3 तरीके से करता है, टीवी, होर्डिंग्स एंड रेडियो। अगर कोई चैनल आने वाला है या कोई सीरियल आने वाला है तो पहले वो उसे टीवी पे दिखाते हैं। जैसे 15 अगस्त को तानाजी आने वाली, मैंने अभी देखा, तो उन्होंने क्या करा? उसका एडवर्टीज़मेंट करा कि 15 अगस्त को ज़रूर देखना, 15 अगस्त को तानाजी आएगी, इस टाइम पे आएगी। तो टीवी से पता चला, वो क्या कर देंगे? इस चीज़ को क्या बता देंगे? होर्डिंग्स पे भी लगा सकते हैं, इसी चीज़ को वो रेडियो पे भी बता सकते हैं। तो इसका क्या हो गया? इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गई अमंग द लार्ज मास। लार्ज मास का मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल में ये
जो मैसेज है वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आई होप ये आपको वीडियो क्लियर होगी। थैंक यू सो मच।